हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना आज आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। हम बात करेंगे आज भोजन के बारे में। भोजन से संग्रह से लेकर उत्पादन तक किस तरीके से उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया था और फिर उसका उत्पादन करना शुरू किया था, जिसके बारे में बात करेंगे। तो हम कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के भोजन कौन कौन से थे जो लोगों ने उगाने शुरू किए थे। तो हमारे जो पूर्वज कह सकते हैं, आरंभिक मानव कह सकते हैं, उन लोगों ने भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता के अकॉर्डिंग, भिन्न भिन्न ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपना ये खेती करना शुरू किया होगा। जैसे कि अगर धान की खेती उन्होंने चेक की होगी कि धान की खेती के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, गेहूं की खेती के लिए थोड़ा कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने ये चीज़ का ज़रूर टेस्ट किया होगा। उन्होंने पशु और मवेशियों के बारे में भी देखा होगा कि किस जलवायु में कौन सा पशु बहुत अच्छे तरीके से रह सकता है। तो ये उन्होंने सबसे पहले चेक किया और उसके बाद इन्होंने उसको पालना शुरू करा। खेती और पशुपालन की शुरुआत अगर हुई तो हुई कैसे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब जलवायु बदली तो उस टाइम पे लोगों ने भी चेक करना शुरू किया होगा कि बीज कैसे डंठल से अपने नए पौधे उगते हैं, या फिर अगर हमने पौधों की देखभाल की, अगर उनको पानी टाइम पे दिया तो वहाँ से कौन से फल मिलेंगे, हमें कौन सा अनाज मिलेगा, ये उन्होंने ठीक से देखा गया होगा। और फिर उसको ऑब्जर्व करते 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 वो धीरे धीरे एक किसान बन गए होंगे। उन्होंने घरों के आसपास पहले तो जानवर रखने शुरू किए होंगे, देखे होंगे कि कौन कौन से जानवर हमारे काम आ सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि क्यों नहीं किसी ने भी शेर को पाला या हाथी को पाला। हाथी पाले गए थे लेकिन जो जंगली हैं वो नहीं पाले गए, या किसी ने चीता क्यों नहीं पाला, या किसी ने सांप क्यों नहीं पाले। तो ये इसीलिए होगा कि उन्होंने देखा होगा कौन सी चीज़ है, कौन से जानवर ऐसे हैं कि जो हमारे काम आ सकते हैं। जैसे कि भेड़ ही क्यों पाली गई, बकरी ही क्यों पाली गई। ऐसे बकरी वो हर एरिया में रह सकती है, कम घास पे भी जिंदा रह सकती है, कम पानी पे भी जिंदा रह सकती है। भेड़ से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए पाली गई कि जिनसे हमें हर तरीके से फ़ायदा मिले। तो इसलिए अच्छा, उसके बाद ये भी उन्होंने देखा हो कि जो जंगली जानवर है उनसे भी आक्रमण की सुरक्षा होती है, इसलिए उन्होंने कुत्ते को पाला होगा। तो जिससे कि वो भौंक कर उनको पहले आगाह कर देता होगा कि हाँ अब हमें मतलब जंगली जानवर आ गए, अब हमें आगाह हो जाना चाहिए। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तैयार हो जाता है यहाँ से कि जंगली जानवरों जो जंगली जानवर था, सबसे पहले कौन सा ऐसा जानवर था जो पालतू बनाया गया था? तो वो था कुत्ता। कुत्ते के बाद ये भेड़, बकरी और ये सब पालना शुरू हो गए थे। जैसे कि दो क्वेश्चन यहाँ से अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो सर्वप्रथम जो खेती की गई थी वो किस चीज़ की गई थी? गेहूँ और जौ की। और जो जानवर थे वो सबसे पहले कौन से उगाए गए थे? जानवर पाले गए थे कुत्ता, और बाद में भेड़ और बकरी पाले गए थे। तो ये बहुत बड़ी तैयारी हो जाती है क्वेश्चन की। उसके बाद हम बात करते हैं बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया किस तरीके से शुरू हुई थी? देखो, लोगों के द्वारा लोगों के उगाने और पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को ही बसने की प्रक्रिया की गई थी। देखिए, आपको बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं रखना। आप देखिए बसने की प्रक्रिया, बसना मतलब हम एक जगह पे रहना। तो जो उन्होंने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल में देखिए लंबा टाइम आता है। आप देखिए, एक बार पौधा उगाइए, आप अपने घर में छोटा सा पौधा उगाइए, आपने उसे बीज डाला, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो आपको टाइम लग गया, मतलब 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का टाइम लग गया। तो लोगों ने भी ऐसा ही किया गया होगा। उन्होंने जब पौधे उगाने शुरू किए गए तो उसका देखभाल करने के चक्कर में वहीं रह जाते होंगे। फिर वहाँ पे उनको उनका अनाज मिला, तो फिर इतना सारे अनाज को कहाँ दूसरी जगह लेकर जाए, तो उन्होंने सोचा कि यहीं पे रख लो। तो ये उन्होंने रहने की प्रक्रिया वहाँ से शुरू कर दी होगी। इस तरीके से जानवरों में भी बात आई होगी कि जानवरों में भी हुआ था कि जब उन्होंने एक जगह पे जानवर पाल लिए हैं और उनका वहाँ पे खाना पीना सब कुछ उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, तो फिर नई जगह पे जाके सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम यहीं पर ही रह लेते हैं। और उनको ये भी प्रक्रिया आ गई होगी कि कौन से मौसम में कौन सा अनाज उगाया जा सकता है, तो इससे उनको और भी ज़्यादा आसानी रह गई होगी। तो ये चीज़ है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने जो जानवर पाले उसके अकॉर्डिंग जो जंगली जानवर थे उनमें थोड़ा सा विभेद पाया गया था। जैसे कि जो जंगली जानवर होते हैं उनके जो दांत है, सींग है, बड़े होते हैं, और जो पालतू जानवर थे उनके दांत और सींग छोटे होते थे। जैसे जंगली भैंसे को देख लो, आपका जो पालतू भैंसा होता है वो उसके इतने बड़े बड़े सींग नहीं होते, लेकिन जो जंगली भैंसा उसके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये कि कुछ प्रजातियों को पाल लिया गया होगा जो उनको शायद पहले मिल गई होंगी, कुछ प्रजाति रह गई होंगी। तो ये बसने की प्रक्रिया में धीरे धीरे जानवरों को पालना भी आ गया, उनको अनाज उगाना भी आ गया, और वो खुद भी एक स्थान पर लंबे समय तक टिकना भी शुरू हो गए थे। क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया कि वो जाते इधर से उधर क्यों थे, क्योंकि एक जगह पानी की समस्या आ जाती थी, उनको खाने की समस्या आ जाती थी, पेड़ पौधों को
को लेकर समस्या आ जाती थी, लेकिन अब उनके सामने ये समस्या धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो धीरे धीरे से सभी जो समस्या ख़त्म हो गई और उसके बाद उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। उसके बाद आते हैं उनकी नई जीवन शैली किस प्रकार से शुरू की गई। नई जीवन शैली शुरू की गई थी कि बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, जो मैंने अभी पीछे बताया कि उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू करा। एक नई जीवन शैली आ गई, जो कि पहले उधर से तो भागते रहते थे। उन्होंने उस अनाज को भरने के लिए बड़े बड़े बर्तनों की बात सोची होगी कि बड़े बड़े बर्तनों का निर्माण किया जाए, टोकरियाँ बुननी शुरू करी होंगी, या जमीन में गड्ढे खोदने शुरू करेंगे, बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई होंगी, या अपने भंडार गृह बनाए होंगे, जिससे उन्होंने एक ही जगह पे रहना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा जीवन शैली में बदलाव आया था। उन्होंने जानवरों को भी ये चीज़ सोच के रखा था कि ये चलते फिरते हमारे खाने पीने के भंडार है, क्योंकि जो मैंने भी आपको बताया था कि जानवर जो है एक भंडार गृह के रूप में काम करते हैं। उनके दूध से लेकर उनकी खाल तक हर चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी आरंभिक मानव को, इसलिए उन्होंने जानवरों को अपने से अलग नहीं किया। उसके बाद था कि जो हमारे आरंभिक जो कृषक थे और जो पशुपालक थे, वो किस प्रकार से कार्य करते थे या वो कहाँ कहाँ पाए गए। तो जो सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर में अगर हम बात करते हैं कि कश्मीर में जो मिले थे वो पश्चिम उत्तर क्षेत्र में मिले थे, उसके बाद पूर्व से दक्षिण क्षेत्र तक मिले। तो हम देख सकते हैं कि पूरा ही एरिया हमारा पूरा कवर हो गया था इन्हीं लोगों से। हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें मिली। कृषि और पशुपालन हर जगह सबसे जो पश्चिम की जगह पे सबसे पहले मिले थे, उसके पूर्व दक्षिण की और नीचे की तरफ को फिर मिले। तो ये हम एक पता लगाने वाली चीज़ थी कि वो कहाँ कहाँ से कैसे मिले थे। लेकिन अगर हम स्थायी जीवन की बात करें तो स्थायी जीवन में जो हमें सबसे पहले जो प्रमाण मिले थे वो जो मैंने अभी बताया था ना आपको, उत्तर की तरफ जो मिले थे, पश्चिम उत्तर की तरफ, तो वो था हमारा कश्मीर का एरिया आता। अगर हम मैप की बात करें तो अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं आपके सामने मैप भी लेकर आती हूँ अभी, और उसमें हम ज़्यादा क्लियरली बात कर लेंगे। लेकिन आप देखिए कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो ऊपर का जो एरिया हमारा, जो उत्तर का एरिया है, वो जो हमारा कश्मीर का एरिया है, कश्मीर में जो घर पाए जाते हैं जमीन के नीचे पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से भी एक और क्वेश्चन तैयार होता है कि जमीन के नीचे पाए जाने वाले घरों का प्रकार कैसा होता है। तो उन्हें हम बोलते हैं बुर्ज होम, जो गड्ढे के नीचे बनाए जाते हैं, उन्हें गर्तवास भी कहते हैं। तो कॉम्पिटिशन अगर एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें आपको क्वेश्चन बहुत ईजिली आ ही जाते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ लंबे टास्क की जरूरत नहीं है, बस एक बार लेसन ठीक से देखिए और जो मैं बोल रही हूँ उसको तो जरूर ही सुनिए, क्योंकि बुक में जो है वो सब मिलता ही रहता है, लेकिन जो हम बोलते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये आपको शायद बहुत ईजिली कहीं से मिलेगा भी नहीं। अच्छा, इसे हमको ठंड के मौसम में बुर्ज होम से बहुत जैसे हम इग्लू की बात करते हैं तो इनसे भी हमें ठंड के मौसम में ना अंदर रहकर हमें बहुत गर्मी मिलती है। ऐसे गर्तवास ज़मीन के नीचे रहते हैं तो वहाँ जहाँ पे बहुत ठंड रहती है वहाँ पे ऐसे एरियो में रहने से हमें बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, ठंडक कम लगती है, हमें गर्माहट महसूस होती है। तो इसलिए गर्तवास वहाँ पे ऐसे घर बनाए गए, तो उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू करा। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे रहना शुरू किया। आग जलाने का प्रकार देखा कि हमें कैसे आग जलानी है, और इसी वजह से वहाँ पे हमें आग के बहुत बड़े बड़े कुंड टाइप से मिले हैं, और घरों के अंदर चिमनियाँ मिली हैं कि वो नीचे आग जलाते धुआं ऊपर निकल जाता था। और वो खाना कैसे बनाते होंगे या कैसे वो उनका काम होता था, तो वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग देखा होगा। इसका हमें कोई ज़्यादा खास प्रमाण नहीं मिले, तो हम इसको एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि कैसा क्या हुआ होगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि नवपाषाण युग की। अभी हमने बात की थी कि 3 पाषाण में था, लघु पाषाण जो हमारा पूरा पाषाण था, मध्य पाषाण था, उसके बाद हमारा नवपाषाण था। तो नवपाषाण काल में हमें क्या क्या चीज़ें मिल चुकी थी हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या चीज़ें मिली। हमें औजार मिले, औजार पत्थरों के ना मिल के प्रॉपर धार वाले, और हमें पॉलिश चढ़े हुए मिलने शुरू हो गए। ओखली मुसल मिलनी शुरू हो गई जो अनाज के लिए हमें काम करती हैं। इसके अलावा हमें हड्डियों के भी औजार मिले। तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए कि कैसे कैसे मिले। बड़े बड़े बर्तन मिलने शुरू हुए मिट्टी के, जो हमने पहले बात की कि उन्होंने अपने भंडार गृह के लिए बनाए होंगे। और उन्होंने इसके अलावा उनके जो स्त्री पुरुष के जो कार्य थे वो भी धीरे धीरे उन्होंने शायद बांट दिए होंगे। तो इस बात पर भी बात आना शुरू हो गई थी, क्योंकि जहाँ तक भी है ये जो बर्तनों का बनाने का काम होगा या उन पर चित्रकारी करने का काम होगा, जहाँ तक भी महिलाएं करती होंगी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे काम का बंटवारा भी होना शुरू हो गया था। उसके बाद जो काम थे, जो जनजाति, जो उन्होंने अपने आप ही जाति और जनजातियों में अपने आप को चेंज कर लिया था, वो किस तरीके से चेंज कर लिया था। देखिए जो
कृषक और पशुपालक जो समूह थे उन्होंने अपने आप को जनजाति कहना शुरू कर दिया। जनजाति का मतलब क्या होता है पहले वो सुन लीजिए। जनजाति के लोग एक छोटी बस्तियों में रहते हैं और वो एक परिवार मतलब ज़्यादातर अपने ही जो परिवार है उसी से संबंधित रहते हैं, वो बाहर जाके ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। तो उसमें उन्होंने यही काम होता है कि जो बच्चे हैं वो पौधों की देखभाल करते हैं, चिड़ियों और जानवरों को जैसे दूर भगाने वाला काम होता है कि उस टाइम पे स्कूल तो हुआ नहीं करते थे, उनका यही काम हुआ करता था। वो पौधों की रक्षा करने का काम करते थे। महिलाएं ज़्यादातर अनाज का काम करती होंगी, कूटना पीसना ये सब करते होंगे। जो पुरुष होते होंगे वो घर से बाहर का काम जैसे लकड़ियाँ लाना और जानवरों का शिकार करना, जानवरों की देखभाल करना, ये वाले काम करते होंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरीके से अपने अपने कामों को चेंज कर लिया था। कुछ व्यक्तियों ने अपने कुछ नेता मान लिए होंगे, या तो कोई वृद्ध व्यक्ति होगा या कोई नौजवान योद्धा होगा या कोई पुरोहित टाइप के होंगे या इस टाइप के उन्होंने अपने नेता मान लिए होंगे। अपनी परंपराएं संस्कृति यानी अपने कल्चर को बढ़ावा दिया होगा, तो ये भी एक काम यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक जनजाति, जो आज हम देखते हैं ना जनजातियाँ जो हमें जंगलों में आजकल मिलती हैं, तो जो जनजातियां अभी भी अपने कल्चर को समेटे हुए हैं, आज हम उनको आदिवासी लोग बोल देते हैं, तो वो उसी तरीके से कबीलों में इनका विकास हुआ होगा। उसके बाद हम बात कर देंगे एक स्थान है मेहरगढ़, ईरान में है एक मेहरगढ़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है एरिया। तो इस एरिया में ये जो ईरान का जो सबसे जो एक दर्रा माना जाता है, ये अब वर्तमान पाकिस्तान में आ गया है वो एरिया। तो इस इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाना, जौ उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा था। तो ये हमारी खुदाई में मिला था ये एरिया। तो हम कह सकते हैं कि देखिए ये कोई ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे पर्टिकुलर लोगों ने रहना शुरू किया, अलग अलग जगहों पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। जहाँ जिसको जिस तरीके से भी समझ में आया उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि पहले लोग यहाँ रहे होंगे फिर कहीं और जाके बस गए होंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा। ये ऐसा होगा कि कुछ लोग यहाँ रहे, कुछ लोग जहाँ रहे, जहाँ उनको जिस तरीके से जगह मिली। अच्छा, वहाँ पर एक ये जगह इतनी फेमस इसलिए भी पाई गई है कि मेहरगढ़ में एक ऐसी कब्र मिली जहाँ पे एक मृतक व्यक्ति के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। तो ज़रूर उसके खाने पीने का सामान समझ के उसको दफनाया होगा। तो ये भी हमें कुछ चीज़ें मिली। ये देखिए मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। ये देखिए ये मेहरगढ़ की कब्र है और इसमें कंकाल है, उसके साथ बकरी का भी कंकाल है। तो ये मतलब ये मान्यता रही होगी क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों के अंदर एक सांस्कृतिक मान्यता जागृत हो चुकी थी एक कबीलों के टाइप में। तो उन लोगों ने अपने अपने कल्चर्स बनाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद एक हम बात करते हैं दाऊजली हेडिंग की। दाऊजली हेडिंग के बारे में बात करते हैं। ये पूरा स्थल एक चीन और म्यांमार के बीच का एक रास्ता है, ब्रह्मपुत्र की घाटी के आसपास। ये वहाँ से जेडाटाइट पत्थर जो चीन से मंगाए जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खरल और मूसल जैसे पत्थर भी वहीं से मिलता है। ध्यान रखें खरल और मूसल पत्थर हैं, कोई नाम नहीं है किसी के। यहाँ पर लोग भोजन के लिए अनाज उगाते हैं, और जो मैंने अभी बताया था चीन के लोग, जहाँ पे चीन में जटाई पत्थर माना जाता है। और जो चीन है, ये जो पत्थर है, ये बाद में दाऊजली में पाया गया था। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और ये क्वेश्चन मेन है। मैंने इसको पढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको इसका पता होना चाहिए कि जटाई पत्थर असलियत में कहाँ से आया था। तो चीन से आया था और अभी यहाँ पे कहाँ पर है, ये दाऊजली में है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट की बात करें तो एक चताल ह्यूक है एक तुर्की में एक जगह, उसमें दूर दराज तक बहुत सारी चीज़ें लेकर जाती हैं, उनका उपयोग भी किया जाता है। सीरिया से लाए गए चकमक पत्थर और लाल सागर की कौड़ियाँ तो भूमध्य सागर की सीपियाँ, ये सारी की सारी जो जगहें हैं यहाँ, ये नवपाषाण युग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो हमारा पास्ट है वो धीरे 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 आगे बढ़ा। एक और मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगी कि हल्लुर में ज्वार बाजरा मिला था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा आ भी जाता है कि ज्वार बाजरा कहाँ से मिला था, तो वो मिला था हल्लुर नामक जगह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी क्वेश्चन की सीरीज़ में लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, चाहे आप 6 क्लास में हो, चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।